अक्सर खबरों में पढ़ते व सुनते हैं कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके में किसी मंदिर में तोड़फोड़ हुई या वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगे। ऐसी खबर कभी कभार हमें अपने देश में भी सुनने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में भी इसी खालिस्तानी आंदोलन के चलते खटास आती दिख रही है। तो क्या है ये खालिस्तान और खालिस्तानी आंदोलन, और क्यों भारत और कनाडा के रिश्तों में इसके चलते खिंचाव आ रहा है? इस पूरे मसले पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम। कीजिए इस बेल आइकन को प्रेस और करिए हमें सब्सक्राइब। आज का अभी का जो खालिस्तानी आंदोलन है, जिसकी वजह से भारत कनाडा के रिश्तों में खटास आई है, उसका कारण है हरदीप सिंह निज्जर। दरअसल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर जालंधर का ही एक गांव का रहने वाला है और खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख है। भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जिस 40 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। 2020 में ही केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उसके गांव की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई थी। एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का भी इनाम घोषित कर दिया था। माना यह भी जाता है कि हरदीप सिंह ने 2013-14 में पाकिस्तान की यात्रा भी की थी और इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफियाई एजेंसी आईएसआई ने उठाया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान में छिपे आतंकी जगतार सिंह तारा से भी हुई। तारा को 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था और इसी निज्जर ने 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिशन हिल्स में खालिस्तान उग्रवादियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। अब इसी निज्जर की हत्या अज्ञात बंदूकधारी द्वारा की गई और इस मामले में जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि निज्जर की हत्या भारत के खुफिया एजेंसी ने की है और वह सीधा सीधा इसका इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत भी इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह से हमारे देश को दोष देना खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। भारत ने न सिर्फ इतना कहा, उसने कनाडा के एक डिप्लोमेट को निष्कासित भी कर दिया और कनाडा के इसी कथित राजनयिक को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने को भी कहा गया। दरअसल यह विवाद 18 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारी संसद में बयान दिया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। उनका कहना है कि कनाडा की एजेंसी का भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप है। उनका यह भी कहना है कि उनकी जमीन पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे बाहर की सरकार का होना उन्हें अस्वीकार्य है। लेकिन यहाँ यह भी देखने को मिल रहा है कि कनाडा के विपक्ष ने भी जस्टिन ट्रूडो पर सवाल उठाए हैं और उन तथ्यों को दिखाने की मांग की है। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे ने मीडिया से कहा कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंटों को जोड़ने के आरोप पर कनाडा सरकार को सभी तथ्य उपलब्ध कराने चाहिए। कनाडा में सिखों की आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है और बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। 20 सितंबर को जारी किए गए इस एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक अनदेखी के चलते बढ़ते हेट क्राइम व आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिक और यात्रा करने वालों से आग्रह किया जाता है कि वह अत्यधिक सावधानी बरतें। इस एडवाइजरी में यह भी लिखा है कि हाल ही में उन भारतीय राजनयिकों और भारतीयों को टारगेट किया गया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि वो कनाडा के उन इलाकों की यात्रा करने से बचे जहां ऐसी घटनाएं दिख रही है। तनाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि भारत ने 21 सितंबर को कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी। फिलहाल ये भी सुनने को मिल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की थी।
वही G20 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मोदी से इस बारे में बात की थी। पर ये जो खालिस्तानी आंदोलन आज हमें देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत 2007 में गुरुपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा हुई थी। गुरुपतवंत सिंह ने सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया और दावा किया कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के लिए बनाया गया है। 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2020 में भारत से पंजाब को अलग करने के विषय में इसी सिख फॉर जस्टिस के प्रवासी सिखों ने एक जनमत संग्रह की घोषणा की थी। 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का एक नक्शा बनाया और इसे पब्लिश कर दिया। इस नक्शे में न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले भी शामिल थे जो कि खालिस्तान का हिस्सा बताए जा रहे थे। ये तो साल 2000 के बाद का खालिस्तानी आंदोलन है, पर खालिस्तानी आंदोलन है क्या? ये कब, कहां, कैसे और किस तरह शुरू हुआ? खालिस्तान इस शब्द का मतलब होता है खालसाओं का देश। इसकी मांग दशकों से चली आ रही है। इस आंदोलन के बारे में जानने के लिए आपको साल 1929 में जाना पड़ेगा। साल 1929, 31 दिसंबर, ये वो दिन था जिस दिन पहली बार लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। एक तरफ मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, दूसरी तरफ 3 समूह इसके विरोध में उठकर खड़े हो गए। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई का दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए या यूं कहे कि खालसाओं के लिए एक अलग राज्य की मांग की। फिर क्या था? 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसी के साथ साथ पंजाब प्रांत का भी बंटवारा हो गया। पंजाब का एक हिस्सा भारत में रह गया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और इसी बंटवारे ने अकाली दल को जोर दे दिया। वो सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे और 1947 में शुरू हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन। मगर 1929 में भी जब तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी तो खालिस्तानी शब्द सामने नहीं आया था। ये शब्द पहली बार तब सामने आया जब सन 1940 में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र छपा और उसके जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपवाए। पहली बार खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल इन्हीं जगहों पर किया गया। बंटवारे के बाद जो पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ वह तकरीबन 19 साल तक चला और आखिरकार 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन मांगों को मानते हुए सिखों के लिए पंजाब और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा बना दिया। लेकिन इस बंटवारे ने भी कुछ ही दिनों की शांति दी। विरोध अंदर ही अंदर चलता रहा और ये आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। आज जो खालिस्तान आंदोलन का रूप हमें देख रहे हैं ना, इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से हो गई, क्योंकि इस चुनाव में टांडा विधानसभा से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगदीश सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन चौहान हार गए और चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद वो ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स के बदौलत खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन छपवाया। 1979 में उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट का गठन किया और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बात यही नहीं रुकती, उन्होंने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैंप और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। ये सब करके भी वो रुक जाते तो एक बात थी, पर ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी खोलना, ये काम भी चौहान ने किया। ये सब तो सरहद पार चल रहा था, पर सरहद के अंदर हमारे देश में उस वक्त क्या चल रहा था? हमारे देश में उस वक्त आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पारित करने की मांग उठ रही थी। क्या है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव?
आइए जानते हैं। इसी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अनुसार अकाली दल ने पंजाब प्रदेश को ज्यादा अधिकार देने की मांग रखी थी। इस प्रस्ताव में सुझाया गया था कि केंद्र सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर ही अधिकार रखेगी, बाकी सारे मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक पंजाब को और ज्यादा अधिकार यानी स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की गई थी, पर उसने अभी तक अलग देश की बात नहीं की थी। उस समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडारेवाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। कौन था जरनैल सिंह भिंडारेवाला? संत कहे जाने वाले भिंडारेवाले खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक थे। 80 के दशक में जब पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़नी शुरू हुई थी, तब इसी भिंडारेवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बनाया। इसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। अकालियों का करीबी लेकिन निरंकारियों का दुश्मन भिंडारेवाले के साथ मिलकर एच.एस. लोंगेवाल और प्रकाश सिंह बादल ने धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। इसकी मांग ये थी कि पंजाबी भाषी सारे इलाके पंजाब में मिले और सतलुज यमुना लिंक कैनल की योजना भी शुरू की जाए। 80 के दशक की हिंसक गतिविधियां ऐसी थी कि 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और प्रथम संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी ए.एस. अटवाल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सारी हत्याओं के पीछे भिंडारेवाले का हाथ था। धीरे धीरे भिंडारेवाले ताकतवर होते जा रहा था। उसने सिख धर्म के सर्वोच्च अकाल तख्त पर भी अपना विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक गतिविधियां उसके रहते बढ़ती जा रही थी और भिंडारेवाले को रोकना जरूरी था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन के कमांडर मेजर जनरल के.एस. बरार का मानना था कि बहुत जल्द देश में खालिस्तान की घोषणा होगी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जितनी जल्दी हो सके अंजाम देना जरूरी है। 1984 में यह ऑपरेशन शुरू किया गया। 1 जून 1984 स्वर्ण मंदिर की घेरेबंदी शुरू हुई। पंजाब की तरफ से आने जाने वाली सारी रेलगाड़ियों को रोक दिया गया। बस सेवाएं रुक गई, फोन कनेक्शन कट गए, विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उसके 2 दिन बाद यानी 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी करना शुरू किया। 5 जून की सुबह सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर के द्वार पहुंच गए। भीषण खून खराबे के बीच 6 जून को आखिरकार भिंडारेवाले को मार दिया गया। आगे चल के इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला 31 अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मार कर लिया गया। इंदिरा गांधी को मारना तो बस शुरुआत थी। 1985 में जब राजीव गांधी और लोंगेवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया तो ये बात उग्रवादियों को अच्छी नहीं लगी। लोंगेवाल के पंजाब लौटते ही कट्टरपंथियों ने उसका खून कर दिया। 23 जून कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया, जिसमें यात्रियों समेत सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी भी बब्बर खालसा ने ली। उसने ये भी कहा कि यह भिंडारेवाले की मौत का बदला है। 10 अगस्त 1986 ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में खालिस्तानियों द्वारा हत्या कर दी गई। आगे 31 अगस्त 1995 एक सुसाइड बॉम्बर ने तब पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा दिया। इसमें बेअंत सिंह की भी मौत हो गई। 1990 तक पंजाब में बहुत कुछ शांत हो गया था। पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि तब तक खालिस्तानी समर्थक और सारी आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर चले गए थे और दूसरे देशों में अपना ठिकाना बना चुके थे। अब इसी खालिस्तानी आंदोलन की आंच धीरे धीरे भारत कनाडा के रिश्ते को भी खा रही है। साथ ही साथ दूसरे देश के साथ भारत के रिश्ते खराब करने पर भी उतारू है। ऐसी और कई देश दुनिया की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।